नमस्कार। लंग ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन है उन पेशेंट्स के लिए जो एंड स्टेज लंग डिजीज में पहुंच गए हैं और जिनका किसी मेडिकल या सर्जिकल थेरेपी के द्वारा उपचार संभव नहीं है। लेकिन ये बहुत मेजर जटिल ऑपरेशन है और जब भी कभी किसी पेशेंट और फैमिली को ये ऑफर किया जाता है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। लंग कहाँ से आएंगे से लेकर के और लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट तक। तो हमारे पेशेंट्स के द्वारा पूछे गए सवालों को इकट्ठा करके हमने 21 क्वेश्चंस खुद रेज किए हैं और अगले इस सीरीज में उन 21 क्वेश्चंस को आंसर किया है, जिससे आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम इनको एक एक करके टेकअप करते हैं। तो इसका आंसर यह है कि लंग ट्रांसप्लांट केवल उन पेशेंट्स को ऑफर किया जाता है जो एंड स्टेज लंग डिजीज में पहुंच गए हैं, यानी कि लंग्स बिल्कुल एंड स्टेज में आ गए हैं, उनकी वर्किंग नहीं हो रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, CO2 बाहर नहीं आ रही है और उसका कोई मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो उनको चेंज करना ही एकमात्र ट्रीटमेंट होगा एंड देयरफॉर लंग ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेशेंट्स जो एंड स्टेज लंग डिजीज में पहुंच गए हैं। अब ये डिजीजेस बहुत सारी हो सकती हैं। हमारे पास सबसे कॉमन जो नंबर 1 पे है वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वो सारा ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड स्टेज में पहुंचने के बाद ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बनता है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज यानी COAD और COPD। तीसरा ग्रुप है इन्फेक्शियस लंग डिजीजेस लाइक ब्रोंकिएक्टेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एटसेट्रा। और चौथा ग्रुप है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, जो प्राइमरी हो सकता है या किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं। तो ये सभी बीमारियां जब एंड स्टेज में पहुंच जाती हैं तो यह पेशेंट फिर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट बन जाता है। तो लंग ट्रांसप्लांट के लिए लंग्स के 2 सोर्सेज हैं, लाइव रिलेटेड यानी आपका कोई रिश्तेदार, और दूसरा होता है कैडावरिक डोनर्स यानी कि जो लोग मृत्यु के बाद अंग दान करते हैं। तो लंग में अभी सारी लंग ट्रांसप्लांट एक्टिविटी कैडावरिक डोनर्स से ही होती है। तो लंग कहाँ से आएंगे का आंसर है कि पूरे देश में कहीं भी कोई कैडावरिक डोनर, उसकी फैमिली अगर डोनेशन के लिए एग्री करती है तो वह हमारे लंग का सोर्स होगा। कब तक मिलेंगे इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक पूरी प्रक्रिया के बाद आपको रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद जब भी कभी पूरे देश में कहीं कोई लंग ऑफर पे होते हैं तो मैचिंग के बाद और सीनियरिटी के अनुसार उनका अलॉटमेंट होता है। तो ये वेटिंग पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रेंज कर सकता है, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जहां तक पेमेंट से लंग मिलने का सवाल है, ये सारी प्रक्रिया भारत सरकार के ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के अंदर कंडक्ट की जाती है और इसमें लंग्स पाने के लिए कहीं भी कोई किसी तरह के पेमेंट का प्रावधान नहीं है। यह सब कुछ वॉलंटरी डोनेशन के अंडर किया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है कि नहीं। अगर इंडिकेटेड है तो हर पेशेंट जिसमें यह इंडिकेटेड है वो सर्जरी के लिए फिट नहीं होता। तो उसके बाद पेशेंट को एडमिट करके उसके सर से लेकर पैर तक सारे अंगों की एक विस्तृत जांच की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि बाकी सारे अंग ठीक हैं कि नहीं और वो शरीर
इस मेजर ऑपरेशन को सहन करने की शक्ति रखता है कि नहीं। तो यह जो पूरी एक मेजर जांच की प्रक्रिया होती है, इन सब का रिजल्ट इकट्ठा करके हम ये डिसाइड करते हैं कि वह पेशेंट सर्जरी को टॉलरेट करने के लिए फिट है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया के बाद ही आपको कहा जाता है कि आप में इंडिकेटेड भी है, आप फिट भी हैं, तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो इसका आंसर है कि वर्कअप में हम सारे अन्य अंगों की क्या स्थिति है वो देखते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी, बाकी अंग, और कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाती है। अगर कहीं भी कोई चीज ऐसी निकले कि कोई दूसरा अंग भी खराब है, तो हम अगर लंग्स को चेंज कर देंगे और कोई दूसरा अंग खराब है, तो कल को वो अंग एक फिर मुश्किल बन जाएगा, और ऐसे में लंग ठीक होने के बावजूद भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, तो उसमें फिर लंग ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट जो वर्कअप के लिए टेकअप किया जाएगा उसको लंग ट्रांसप्लांट ऑफर ही किया जाएगा। बहुत माइन्यूट तरीके से हर टेस्ट की जांच करके और फिर पूरा असेसमेंट करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड होता है, जिसमें लंग ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन्स होते हैं, इंटेंसिव केयर वाले, एनेस्थीसिया वाले, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, ये सब लोग बैठ करके ओवरऑल असेसमेंट करके फैसला करते हैं कि मरीज लंग ट्रांसप्लांट के लिए फिट है कि नहीं, और जो फिट होता है उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। तो देखिए, वर्कअप के बाद अगर आप लंग ट्रांसप्लांट के लिए फिट पाए गए हैं, तो फिर हम आपको ऑफर करते हैं कि हाँ, आप लंग ट्रांसप्लांट अंडरगो करिए। उसमें आपको सारी विस्तृत जानकारी, और यह वीडियो उसी स्टेप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से कई बार सुनना चाहिए, ताकि आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानने, समझने, उसके रिस्क बेनिफिट्स को देखने के बाद ही पूरी फैमिली को मिल करके इसका फैसला करना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब, हम और पूरी फैमिली इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारा जो इसका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार का नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नोटो कहते हैं, नोटो की वेबसाइट पर आपके सारे डिटेल्स रजिस्टर किए जाते हैं, जिसकी कुछ एक नॉमिनल सी फीस होती है, कोई उसमें मेजर पेमेंट नहीं है। और उसके बाद आप भारत सरकार की उस हॉस्पिटल की लंग ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर हो जाते हैं, जिससे कि उसके बाद कोई भी लंग अगर ऑफर पे आएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं। आंसर ये है कि नोटो रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक्टिव वेटिंग लिस्ट में आ गए। कभी भी सूटेबल डोनर पूरे देश में कहीं भी अगर अवेलेबल होगा और आपकी मैचिंग वगैरह उससे हो रही है, तो वो लंग्स ऑफर पे आपको मिल सकते हैं। और ऑफर पे आने के बाद लंग्स को उस डोनर से के शरीर से निकालना, अस्पताल में लाना और आपको लगाना, ये सारा कार्य चंद घंटों के अंदर किया जाता होता है, बिकॉज लंग के बाहर रहने की एक समय सीमा होती है। तो सबसे पहला काम होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अस्पताल के आसपास 40-50 किलोमीटर रेडियस के अंदर शिफ्ट करना होता है, जिससे कि कभी भी अगर डोनर की कॉल आए तो 1-8 घंटे के नोटिस पर आप हॉस्पिटल में आने की स्थिति में होते हैं। ये बहुत जरूरी है, और आप सब ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप मीलों दूर हैं और आप कहें नहीं सर हम तो घर पे रहेंगे, आप जब बताएंगे हम आ जाएंगे, हमें 5-6 घंटे लगेंगे, तो वो संभव नहीं है। आपको गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल के आसपास ही
कहीं शिफ्ट करना होगा, ताकि 1 आध घंटे के नोटिस पर जैसे ही डोनर कॉल आए, और वो दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, वीक में भी हो सकती है, वीक डेज पे भी हो सकती है, छुट्टी के दिन भी हो सकती है, त्योहार के दिन भी हो सकती है। जैसे ही कॉल आएगी हम सब अलर्ट रहते हैं, हम आपको फोन करेंगे और आपको तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के बाद है टू शिफ्ट टू अ नियर बाय प्लेस so that you can reach the hospital in maximum 1 hour's time. ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि लंग ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट पे आप डाल दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अभी भी एंड स्टेज लंग डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो सबसे पहला आंसर है कि आपको ऑक्सीजन और अपनी सारी दवाइयां नियमित रूप से लेते रहने हैं, और जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और हमारी टीम के जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना है। दवा में 1% भी कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस पीरियड में चूंकि पेशेंट को बार बार ब्रेथलेसनेस हो रही है, यूजुअली वो बेड रिडन होते हैं, तो हमारे सारे मसल्स बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, खासकर से चेस्ट के मसल्स, हाथ पैर के मसल्स, और वो ऑपरेशन के बाद बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए होती है। इसलिए इस पीरियड में ऑक्सीजन लेते हुए और अपनी ऑक्सीजन को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए पेशेंट जितनी फिजियोथेरेपी कर सके, यानी कि वर्जिश और व्यायाम कर सके, जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताती हैं जिस समय हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, उसको उनके बताए अनुसार, शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से करना है। तो नंबर 1, दवाई नियमित रूप से लेनी है। नंबर 2, फिजियोथेरेपी नियमित रूप से करनी है। नंबर 3, इन पेशेंट्स में अक्सर भूख बहुत कम हो जाती है, सांस फूलने की वजह से वो खाना नहीं खा पाते हैं, जिससे उनका वेट लॉस होता है, और वो भी ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ा देता है। तो न्यूट्रिशन, वो भी हमारी डाइटिशियन आपको बताती हैं जिस समय आप रजिस्टर होते हैं, उनके कहे अनुसार न्यूट्रिशनल लेना होता है। नंबर 4, पेशेंट बीमार स्थिति में होते हैं, ऐसे में वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत डाउन स्थिति में होते हैं, और ऐसे में उनको अगर डर हो कि मुझे इतना बड़ा ऑपरेशन करना है, तो अक्सर डिप्रेशन या इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, जिसमें सब लोग पॉजिटिव बातें करें, उनको एक पॉजिटिव मोड में रखें। कोई बात नहीं, हम पूरी फैमिली मिल करके इसको फेस करेंगे, और जब इस तरह की फैमिली सपोर्ट होती है तो पेशेंट्स आगे चल के अच्छा फेयर करते हैं। तो रेगुलर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, और हमारे साथ नियमित रूप से हमारी कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांटेक्ट में रहना, ताकि आप ऑपरेशन के वक्त तक बेस्ट पॉसिबल स्थिति में हो, जिससे कि लीस्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के बाद हो। ये जरूरी है। तो इसका आंसर है कि हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप, यानी कि डोनर और रिसिपिएंट दोनों सेम ब्लड ग्रुप के होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो लंग के रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है पेशेंट की हाइट, या जो लंग का प्रिडिक्टेड लंग वॉल्यूम। ये क्यों देखते हैं? सोचिए कि अगर कोई बहुत टॉल डोनर है तो उसके लंग्स भी उसी साइज के होंगे, और वो रिसिपिएंट शॉर्ट हाइट का है तो उसकी चेस्ट कैविटी छोटे हाइट की होगी। एक बहुत बड़े लंग अगर हम एक छोटी सी कैविटी में डाल दें तो वो अंदर समाएंगे नहीं, वो बाहर की तरफ निकले रहेंगे। और इसी तरह अगर किसी छोटे से हाइट के डोनर के लंग्स हमने एक बहुत टॉल व्यक्ति में डाल दिए तो चेस्ट में बहुत सारी जगह खाली रहेगी और उसमें ब्लड, पानी वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। तो हम ब्लड ग्रुप के साथ साथ हाइट यानी लंग कैपेसिटी की मैचिंग करते हैं, जो 10 से 20% इधर उधर तो एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिफरेंस होता है तो या तो हमें कुछ उस लंग पर कुछ शल्य प्रक्रिया करनी पड़ती है या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ब्लड ग्रुप,
और हाइट एंड लंग कैपेसिटी, इन दो चीजों की मैचिंग की जाती है। तो इसका आंसर ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जब भी 24/7 कभी भी लंग ट्रांसप्लांट की कॉल हमारे पास आती है, हम अपनी लिस्ट को चेक करते हैं, डोनर के डिटेल्स को अपनी लिस्ट से मैच करते हैं, और अगर ब्लड ग्रुप और हाइट और लंग वॉल्यूम मैच कर रहा है तो हम नोटो की वेबसाइट पे अपना क्लेम डालते हैं कि भाई हाँ, हमारे पास ये रिसिपिएंट है जिसको ये डोनर लंग्स सूट करते हैं। उसी समय हम आपको अलर्ट करेंगे कि पॉसिबल डोनर है। हमारे क्लेम डालने का मतलब ये नहीं कि वो लंग हमको अलॉट हो गए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वो सब अपने अपने क्लेम्स डालते हैं और नोटो फिर उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और सीनियरिटी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अलॉटमेंट करता है। तो फाइनल आंसर अलॉटमेंट के बाद आता है, लेकिन उसमें जो समय होता है उस समय को हम सदुपयोग करना चाहते हैं पेशेंट को अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसे ही अलर्ट आती है हम पेशेंट को अलर्ट कर देते हैं कि अगर संभव हो तो आप हॉस्पिटल में आ जाइए। हम एडमिट नहीं करते, बट आपका वर्कअप वगैरह करके आपको रेडी रखते हैं। जैसे ही हमको लंग्स अलॉट होते हैं हम आपको एडमिट करके फिर आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको रेडी रहना है और कॉल मिलते ही तुरंत आपको अस्पताल की तरफ आना है। यह कई बार संभव होगा कि हम आपको कॉल करें, आप यहाँ आए, और जब तक आप यहाँ पहुंचे पता लगा कि वो लंग्स हमको अलॉट नहीं हुए, किसी और को अलॉट हो गए, या कोई और रीजन कुछ हुआ और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसमें निराश होने की या बुरा फील करने की बात नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल इशू है। यह सब कुछ इसलिए किया जाता है कि अगर लंग हमको अलॉट हो तो फिर हमारा जो बीच का वेटिंग टाइम हो वो मिनिमम हो, ताकि लंग बेस्ट स्थिति में आपको मिल सके। इसकी कोई प्री वार्निंग नहीं होती और ये कभी भी हो सकता है, दिन रात, वीकडेज, वीकेंड, छुट्टी का दिन, त्योहार का दिन, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, कभी भी ये कॉल आ सकती है। तो इसका आंसर है कि नोटो की लिस्ट एक साइंटिफिक बेसिस पर पूरे वर्कअप करने के बाद रखी जाती है, और सब लोग एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। इसको जंप केवल तब किया जाता है जबकि रिसिपिएंट की कंडीशन इतनी खराब हो गई हो कि वो वेंटिलेटर पर चला गया हो या एक्मो की जरूरत पड़ गई हो। तो जब कोई रिसिपिएंट वेंटिलेटर या एक्मो पर चला जाता है तो फिर उसको सुप्रा अर्जेंट कैटेगरी करके एक अलग से हमें उसकी एप्लीकेशन देनी होती है। बट उसके लिए हमें पेशेंट की वेंटिलेटर पे होने की फोटो, सारा प्रूफ, उसकी ब्लड गैस या एक्मो पे होने की फोटो, ये सब कुछ लिखित रूप में फोटोज के साथ नोटो को भेजना पड़ता है, और वो लोग फिर अपने कुछ स्पेशलिस्ट से उसको क्रॉस चेक करते हैं और तब ही एक्सेप्ट करते हैं। उस सूरत में तो आप वेटिंग लिस्ट को जंप कर सकते हैं। बट इन दो कंडीशंस के अलावा अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, या आपको बाईपैप वगैरह लगा हुआ है, या HFNC लगा हुआ है, तो उस स्थिति में आप वेटिंग लिस्ट को जंप नहीं कर सकते। केवल वेंटिलेटर या एक्मो जंप करा सकता है। तो कॉल आने पर आपको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ चलना है। बेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्विकेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और जो आपकी नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह आप लेते हैं वही साथ लानी है। और जो हॉस्पिटल में जब आपके रिश्तेदार रहेंगे तो उनको जो अपना कपड़े वगैरह चाहिए वही सब कुछ लेके आना है। आपको पहुँचते ही कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको एडमिट किया जाता है। बट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे ही कॉल का शुरुआत होती है तो क्लॉक, हमारी जो स्टॉप वॉच है,
वो शुरू हो जाती है। एक एक मिनट कीमती है। तो इसका जवाब है कि कॉल आने पर जब आप हॉस्पिटल में आएंगे और अगर वो लंग्स हमको अलॉट हो गए हैं और हमारी टीम जा रही है, तो उस सूरत में आपको एडमिट किया जाएगा। कुछ बेसिक टेस्ट जैसे हीमोग्राम है और LFT KFT वगैरह ये रिपीट किए जाते हैं। पूरी टेस्ट को रिपीट करने की प्रक्रिया नहीं होती है और बेसिक टेस्ट को रिपीट करके आपको तुरंत एडमिट करके और तुरंत थिएटर में, ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये प्रक्रिया समझा दूं कि ये सब कुछ कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज बिहाइंड द सीन्स होती हैं। पूरा सिस्टम दौड़ रहा होता है, लेकिन वो आपको वो सब दिखाई नहीं देता। तो मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। एक कहीं पर डोनर हॉस्पिटल है जो पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। उनके पास कोई पेशेंट था जिसने डोनेशन के लिए कहा और उस अस्पताल ने हमारी एजेंसी नोटो को नोटिफाई किया कि हमारे पास ये डिटेल्स का, इतनी उम्र है, मेल फीमेल, किस कारण से उसकी डेथ हुई थी, कितने दिन से वो वेंटिलेटर पे है, अभी क्या ब्लड गैस की स्थिति है, ये सारे डिटेल्स हमारे एक ग्रुप पे आते हैं। हम अपने वेटिंग लिस्ट से उसको मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप और हाइट देखते हैं कि हाँ हमारा ये रिसिपिएंट इससे मैच करता है या ये इतने 2-3 रिसिपिएंट मैच करते हैं, और तुरंत हम उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है उसको उस ग्रुप में डालते हैं कि जी हमारे पास अप्रोप्रिएट रिसिपिएंट है और 1 2 3 ये रिसिपिएंट्स हमारे हैं, उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाली जाती है। और हॉस्पिटल्स भी उस ग्रुप में ये सब डिटेल्स डालते हैं। तो कुछ समय के बाद नोटो के जो नोडल ऑफिसर हैं वो उन सबको देख करके उसमें सीनियरिटी और डोनर हॉस्पिटल से रिसिपिएंट हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, क्योंकि आपको वहां जाना है, लंग्स लेने हैं और वापस आना है, और ये एक निश्चित समय के अंदर होना चाहिए। इसलिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सब देख के वो लंग्स को अलॉट करते हैं। अब हमें मैसेज आया कि मान लीजिए लंग्स अलॉट हो गए हमको, एंड सपोज X सिटी है आसपास में, कोई भी X सिटी के Y हॉस्पिटल में लंग्स हमको अलॉट हुए। अब तुरंत हमारे यहाँ 24/7 एक टीम रेडी रहती है जिसके पास सारा सामान, कुछ फ्लूइड, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी बहुत सारा सामान जो कि लंग्स को निकालने के लिए हमको चाहिए। और हमारी टीम जिसमें एक सीनियर सर्जन, एक असिस्टेंट सर्जन और एक कोऑर्डिनेटर और एक थिएटर से ऑपरेशन थिएटर्स की नर्स, कम से कम 4 कभी कभी 5 लोग ये रेडी रहते हैं और तुरंत सड़क के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा ये टीम तुरंत वहां जाती है। जाते समय हम डोनर हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि और भी टीम्स हो सकता है अन्य अंगों के लिए और जगहों से वहां आ रही हों, तो डोनेशन का टाइम कितने बजे का फिक्स किया है। और हमारे लिए चैलेंज ये होता है कि वो जो टाइम फिक्स्ड है उस टाइम से पहले हमें अपने शहर से उस शहर, उस हॉस्पिटल पहुंच जाना है, क्योंकि सब लोग मिल करके ही डोनेशन कर सकते हैं। यह एक बहुत मेजर चैलेंज प्रूव होता है अक्सर कि हम सड़क से जाएं या फ्लाइट से जाएं तो हर समय फ्लाइट की अवेलेबिलिटी, तो बहुत सारा डिस्कशन करके ही होता है। अब मान लीजिए हम फ्लाइट से उस X सिटी के Y हॉस्पिटल में पहुंच गए। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, CISF, लोकल पुलिस, ये सब बहुत मदद करती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमें फास्ट क्लियरेंस मिलता है। उस शहर में जाने के बाद हॉस्पिटल तक हमें ग्रीन कॉरिडोर दी जाती है ताकि मिनिमम समय में हम पहुंच जाएं। और जगहों से भी टीम आई, सब ने मिलके उस डोनर, जिस फैमिली ने ये नोबल काम किया है, डोनर को ऑपरेट करके कोई हार्ट ले जाता है, कोई लंग्स ले जाता है, कोई लिवर ले जाता है, कोई दोनों किडनीज को ले जाता है, पैंक्रियाज होते हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, आईज होती हैं, जॉइंट्स होते हैं और बहुत सारे टिश्यूज। सारी टीम्स अपने अपने ऑर्गन्स को लेती हैं, उसको प्रिजर्व करती हैं,
प्रिजर्वेटिव फ्लूइड में रख के आइस बॉक्स में पैक करती हैं और तुरंत वापस अपने अस्पताल की तरफ भागती हैं। भागती क्यों हैं? क्योंकि एक बार अगर लंग्स हमने किसी के शरीर से निकाल लिए तो 6 to 8 to 10 आवर्स के अंदर हमें उस रिसिपिएंट के शरीर में उनको लगा के ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर देनी है। यह टाइम अगर ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो यह रीज़न है कि आप भागते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंचे और जल्दी से जल्दी इनको लगाएं। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वापस आने की फ्लाइट कितने बजे की है, रास्ता ट्रैवल का कितना है। इसमें भी पुलिस हमें बहुत मदद करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारी एयरलाइंस, CISF, ये सब लोग, भारत सरकार ने इस पूरे प्रक्रिया पे बहुत काम किया है, जिससे कि ये एजेंसीज मैक्सिमम हेल्प करती हैं हमें जल्दी से जल्दी पहुंचने में। अब हम एक्स सिटी के वाई हॉस्पिटल से डोनर लंग्स को लेके अपने हॉस्पिटल में आए। इस बीच में जबकि ये सारी प्रक्रिया चल रही है, हमारे हॉस्पिटल में एक दूसरी टीम सर्जन्स की, एनेस्थेटिस्ट की, रिसिपिएंट को OT में ले जाती है, उसको एनेस्थेटाइज करती है, जो कि इन पेशेंट्स में एक मेजर चैलेंज होता है। कभी कभी एनेस्थीसिया देते पे प्रॉब्लम्स होती हैं तो तुरंत ECMO पे जाना पड़ता है और फिर चेस्ट को खोल करके लंग्स को रेडी किया जाता है निकालने के लिए, ताकि जैसे ही डोनर लंग्स ऑपरेशन रूम में पहुंचे, बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए हुए लंग को निकाल के इम्प्लांट किया, दूसरे लंग को निकाल के उसको इम्प्लांट किया। एक एक मिनट कीमती होता है और हम देयर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, एवरी मिनट इज प्रेशियस। ये सुनने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन करते समय यह एक लॉजिस्टिकल मेजर चैलेंज होता है, जिसमें अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल का हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली पुलिस, उस स्टेट की पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरलाइन, CISF, बहुत सारे लोगों का बहुत सहयोग होता है। तब लंग्स टाइम पे ऑपरेशन रूम में पहुंचकर टाइम पर एक रिसिपिएंट की बॉडी में इम्प्लांट हो जाते हैं। सो आपका ये जो सवाल है कि लंग ट्रांसप्लांट प्रोसेस में कितना समय लगता है, तो एक्चुअली जब पेशेंट थिएटर के अंदर होता है, एनेस्थीसिया से लेकर के एनेस्थीसिया होना, चेस्ट ओपन करना, उसके बाद हम रिसिपिएंट को ECMO पे डालते हैं, क्योंकि जिस समय एक लंग निकाल लिया जाएगा तो बचा हुआ खराब एक लंग वो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो पेशेंट को ECMO पे डाला जाता है, जिससे उस दौरान में उसकी ऑक्सीजन ECMO मशीन मेंटेन करती है। एक लंग लगाया, दूसरा लंग लगाया, फिर चेस्ट को बंद किया, फिर ECMO को धीरे धीरे ऑफ किया और उसके बाद वेंटिलेटर पे लेके पेशेंट ICU में शिफ्ट किया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में 8 से 10 से 12 घंटे इजीली लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अस्पताल के हमारे डिपार्टमेंट का पूरा टाइम अगर देखें तो एक डोनर कॉल आने से लेकर के पूरा पहले लॉजिस्टिक्स चैलेंज करना, डोनर हॉस्पिटल के साथ टाई अप करना, हमारी टीम वहाँ जाएगी, वहाँ लंग निकालेगी, लंग निकाल के वापस आएगी, फिर इम्प्लांट करेगी। कॉल आने से लेकर पेशेंट के वापस ICU शिफ्ट किए जाने तक एवरेज 32 से 36 घंटे का समय लगता है और इस पूरे दौरान में कम से कम 20-25 लोगों की पूरी टीम होती है जो 1 मिनट भी बैठती नहीं है। सब 32-36 घंटे तक लगातार एक ही एम के लिए काम करते रहते हैं कि किसी तरह से बेस्ट पोजीशन में लंग्स आ जाएं और इस रिसिपिएंट के बॉडी में इम्प्लांट हो जाएं ताकि उसको जीवन दान मिल जाए। यह सब आपको सामने दिखाई नहीं देता है क्योंकि सारी एक्टिविटी बिहाइंड द सीन चलती रहती है। बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, लॉजिस्टिक्स ये सब इसमें चाहिए होती हैं और बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर स्मूथली हो जाए तो अंत में पेशेंट लंग्स पा करके ICU में सेफली शिफ्ट हो जाता है। लंग ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के दौरान रोगी ECMO पर होता है ताकि
क्योंकि जिस समय लंग्स निकाले और लगाए जा रहे हैं तो तुरंत वो लंग बिल्कुल एकदम से पूरा फंक्शन नहीं करते, उसमें समय लगता है। तो इस दौरान पेशेंट को एक्मो पर मेंटेन किया जाता है। प्रायः ऑपरेशन के अंत में मोस्टली हम एक्मो ऑफ कर पाते हैं और फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पर मेंटेन करके मिनिमम ऑक्सीजन पर हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद वो डोनर लंग्स किस तरह से बॉडी में दोबारा से काम करने लग गए, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट के और कुछ इश्यूज तो नहीं है, इन सब के ऊपर 24 घंटे मिनिमम से लेकर के कई दिन बाद तक किसी भी समय पेशेंट को धीरे धीरे वेंटिलेटर से ऑफ करके स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पे लाया जाता है। तो आईसीयू स्टे मिनिमम 5 to 7 डेज से लेकर के कोई उसकी अपर सीमा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। एवरेज एक पेशेंट जिसकी की अनइवेंटफुल रिकवरी हो रही है उसका 5 to 7 डेज का आईसीयू स्टे है, जिसमें प्रायः 1 से 3 दिन तक एवरेज वेंटिलेटर पे होते हैं और उसके बाद 2-3 दिन उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन पे लाके उसके सारे सिस्टम्स को चेक करके उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की एक बहुत लंबी लिस्ट है। सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिजेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आप एक्मो पर होते हैं तो उसमें एक्मो के अपने कॉम्प्लिकेशंस की लंबी लिस्ट है जो ब्रेन से लेकर और किडनी तक किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिजेक्शन एक हमेशा प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। तो यह एक लंबी लिस्ट है कॉम्प्लिकेशंस की जो हो सकता है। हमारी पूरी टीम भरसक प्रयास करती है, जब आपको एक्सेप्ट किया जाता है और आप आसपास में शिफ्ट कर जाते हैं तो ये प्रयास उस समय से शुरू हो जाता है कि आप दवा नियमित रूप से लें, फिजियोथेरेपी करें, अच्छा खाना खा के अपने को न्यूट्रिशनली अच्छा रखें, इमोशनली साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहें। ये सब चीजें ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी कैसी होगी इसको डिटरमिन करती हैं। अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं की, आपने खाना नहीं खाया, आप बिल्कुल एकदम बोन्स जैसे हैं, आपके शरीर में सांस लेने की ताकत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आपका वेंटिलेटर का पीरियड जो है वो लंबा होगा, क्योंकि लंग्स काम कर जाएंगे लेकिन लंग्स में हवा तो आपको स्वयं सांस लेके ही पहुंचानी होगी ना। तो अगर आप में सांस लेने की शक्ति ही नहीं है, मसल्स ही नहीं है, तो वो लंग्स में हवा कैसे पहुंचेगी। आपने अगर खाना ही नहीं खाया, मैसिव वेट लॉस हो रखा है, तो आपसे तो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। अगर आप बिस्तर में ही पड़े रहेंगे तो 1000 कॉम्प्लिकेशंस और होंगे। तो इसीलिए मेडिसिन लेना, फिजियोथेरेपी करना, न्यूट्रिशनली अच्छा होना, साइकोलॉजिकली, कुछ लोग सब कुछ ठीक है लेकिन अगर आप में अंदर से ठीक होने की और उठने की चाहत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो रोगी का पोस्ट ऑप वेंटिलेटरी पीरियड, पोस्ट ऑप आईसीयू पीरियड, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस, वार्ड में कितने दिन में जाएंगे, वार्ड से घर कितने दिन में, इन सब को डिटरमिन करती है। जहां तक लाइफ को रिस्क का सवाल है तो एवरेज रिस्क टू लाइफ लंग ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में करीब 5% के करीब होता है। अगर और यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रोगी की एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, न्यूट्रिशनल कंडीशन कैसी है, और कोई अंग थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है या 100% फिट है। ये बहुत सारे कारण हैं जो मोर्टालिटी को डिटरमिन करते हैं, जो कभी कभी 10% तक भी बढ़ सकती है, लेकिन एवरेज 5 to 10% ऑपरेटिव मोर्टालिटी, यानी कि 30 दिन के अंदर इतना रिस्क लाइफ को होता है लंग ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में।
तो जैसा मैंने पहले बताया कि एवरेज टाइम ही बता सकते हैं, कोई भी दो पेशेंट एक जैसा नहीं बिहेव करते, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिन पर वेंटिलेटरी पीरियड, आईसीयू पीरियड, वार्ड का स्टे, ये सब डिपेंड करता है। एवरेज करीब करीब 3 से 4 दिन वेंटिलेटरी पीरियड, एक हफ्ते से 10 दिन का आईसीयू पीरियड, और उसके बाद हॉस्पिटल में। इसीलिए हमने 21 डेज का पैकेज बनाया होता है, क्योंकि वो एक एवरेज हॉस्पिटल स्टे है। वो उससे लंबा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिकवरी। तो जब तक आप आईसीयू में हैं, आईसीयू में एक आइसोलेशन रूम में होते हैं, हर व्यक्ति वहां बैरियर नर्सिंग के साथ ही जा सकता है। एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड नर्स 24/7 वहाँ रहती है। वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर 24/7 उस आईसीयू एरिया में, ट्रांसप्लांट एरिया में ड्यूटी पे होते हैं। यूनिट हमारी हमेशा देखती रहती है। तो ये सब लोग लुक आफ्टर करते हैं। रिलेटिव्स वहाँ साथ में नहीं बैठ सकते। एक बार सुबह एक बार शाम आप लोग कपड़े चेंज करके विजिट जरूर कर सकते हैं, दूर से देखना अलाउड है। एक बार रिकवर होने के बाद फिर पेशेंट हमारे वार्ड में जो स्पेशल ट्रांसप्लांट रूम है, हाई प्रेशर रूम, उसमें शिफ्ट किए जाते हैं। वहाँ पर फिर एक रिलेटिव बैठ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बार बार हर घंटे में चेंज हो। जो एक व्यक्ति आता है फिर उसी को रहना होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट में सबसे बड़ा खतरा इन्फेक्शन का होता है, और जो व्यक्ति उसके साथ रूम में बैठा हुआ है वह एक मेजर सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। इसीलिए हम लोग भी केवल सिलेक्टेड लोग ही कमरे के अंदर आते हैं, मास्क, कैप सब कुछ लगा के आते हैं, ताकि इन्फेक्शन का चांस मिनिमम हो। एवरेज हॉस्पिटल स्टे अराउंड 3 वीक्स है, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिकवरी। तो डिस्चार्ज के बाद आपको बहुत सारी मेडिसिन्स, डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं। मेडिसिन्स की एक लंबी लिस्ट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक दूसरे का अंग आपके शरीर में आ जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एक फॉरेन बॉडी मांगता है। ये तो बाहर की चीज है, हमारे शरीर में क्यों आ गई, और पूरा इम्यून सिस्टम लग जाता है उसको मारने के पीछे। अब हमें इसको रोकना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही पाए गए अंग को न मार दे। लेकिन जो हम ये बॉडी इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं वो खाली इसी चीज के लिए नहीं सप्रेस होती, वो पैन सप्रेशन होता है। तो जो बॉडी की इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की तरफ जो इम्यूनिटी, जो स्ट्रेंथ होती है, वो भी सप्रेस हो जाती है। तो यह रोगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बाकी सारे इन्फेक्शंस को बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। सो दीज आर immunosuppressed patients who are very susceptible to any and every kind of infection। और इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं, और हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं, कुछ बैक्टीरिया के लिए, कुछ वायरस के लिए, कुछ फंगस के लिए, ताकि यह कहीं अंदर ना आ जाए। लंग एक स्पेशल ऑर्गन है कि लंग में हर 24 घंटे में 25,000 बार बाहर की हवा अंदर जाती है, और उससे इन्फेक्शन जाने का खतरा रहता है। हार्ट, लिवर, किडनी में खाली ब्लड ही जाता है, तो इन्फेक्शन केवल ब्लड से ही जा सकता है। लंग्स में ब्लड से भी आ सकता है और हवा से भी जाता है। तो इन्फेक्शन का प्रिवेंशन लंग में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन, विटामिन, कैल्शियम, एसिडिटी की मेडिसिन, आपको बाकी सिस्टम्स को गियर अप करने की तो लंबी लिस्ट होती है, जो आपको सब एक्सप्लेन किया जाता है। ये मेडिसिन लेनी होती हैं आपको। फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको मसल्स को रीबिल्ड करना है और इन लंग्स को अपनी नई स्थिति पे एक ठीक तरह से जमाना है। वाइटल रोल है, जिसने फिजियोथेरेपी की वो सफल रहेगा, और अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं की तो बेस्ट से बेस्ट लंग्स के बेस्ट से बेस्ट ऑपरेशन को भी आप फेल कर देंगे।
फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट चीज न्यूट्रिशन। सर्जरी के बाद भी खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप वेट गेन करें। और बाकी साइकोलॉजिकली खुश रहना, और जो खुश रहते हैं, पॉजिटिव व्यूज होते हैं, फैमिली उनको पूरी सपोर्ट करती है, उनकी रिकवरी अच्छी होती है। जो लोग गिव अप करके अरे क्या हमने क्यों कराया, फैमिली भी नेगेटिव है, तो अगर आपने नेगेटिविटी भर ली तो वो रिकवरी को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि बॉडी की बायोकेमिस्ट्री में आपकी साइकोलॉजी का बहुत रोल होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव केमिकल्स, बेटर रिकवरी, नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव केमिकल्स, स्लो रिकवरी। तो मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बाकी मेडिसिन, ये सारी एडवाइस आपको दी जाती है। एक नियमित रूप से हॉस्पिटल में आने का शेड्यूल दिया जाता है। हमारी कोऑर्डिनेटर्स आपसे रेगुलर संपर्क में रहती हैं। एक लंग फंक्शन टेस्ट के लिए आपको मशीन दी जाती है, जिसको करके आपको रोज हमें व्हाट्सएप करना होता है। ये सब कुछ विस्तार से डिस्चार्ज के समय आपको दिया जाता है। एवरेज 2 से 3 महीने ऑपरेशन के बाद पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल के आसपास कहीं रहना होता है, बिफोर वी अलाउ यू टू गो बैक टू योर सिटी एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल वर्क। इस बीच में आप ऐसा नहीं है बिस्तर पे आप चलते फिरते रहेंगे, आपको घूमना फिरना अलाउड है, केवल थोड़ा सा इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं। पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए थे। डूज हैं मेडिसिन नियमित रूप से लें, फिजियोथेरेपी करें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें, जो इन्फेक्शन से बचने के मेजर्स आपको बताए गए हैं उनको प्रयोग करें, और जो बाकी जो भी मेडिकल एडवाइस आपको डे टू डे दी जा रही है उसको पूरी तन्मयता के साथ प्रैक्टिस करें। ये तो हैं डूज। डोंट्स क्या हैं? तो कुछ लोग सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं, तो धुआं और धूल, ये 2 चीजें इस लंग के लिए पॉइजन है। पॉइजन, तो किसी भी तरह का धुआं एक्सपोजर और धूल का एक्सपोजर इन लंग्स को डैमेज करेगा। तो एयर क्वालिटी जो आप ब्रीथ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम एयर प्योरीफायर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जिस कमरे में भी हैं वहाँ पर एयर प्योरीफायर रखें, ताकि आप हवा की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा भी कुछ डोंट्स होते हैं जो हम आपको डिस्चार्ज समरी में सब बताए जाते हैं, उनको प्लीज फॉलो करें। मैं आपको जो पूरे वर्ल्ड की एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है, जो पूरे विश्व में जितने भी लंग ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी होती है पूरे साल में वो डेटा इकट्ठा करते हैं, उनका सर्वाइवल सब कुछ रिकॉर्ड करके हर 1 साल के बाद वो एक फिगर्स जारी करते हैं कि आज की तारीख में यह क्या हो रहा है। तो उसमें जो एवरेज जो रिस्क टू लाइफ मैंने बताया अराउंड 5% के आसपास होता है। 90% ऑफ दी पेशेंट्स वो 1 ईयर पर ठीक होते हैं और अलाइव होते हैं। 90% ठीक होते हैं और अलाइव होते हैं अराउंड 1 ईयर, और जब उसको हम बढ़ा के 5 साल तक ले जाते हैं तो वो फिगर करीब करीब 60 to 65% के आसपास है, जो लोग ठीक होते हैं और अलाइव होते हैं 5 साल पे। इसमें इंडिविजुअलाइज करना और इंडिविजुअल के लिए भविष्यवाणी कर पाना यह असंभव है। कोई भी 2 पेशेंट एक से नहीं होते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल एक सा नहीं होता, यह अलग अलग होता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर यह डिपेंड करता है। एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने यंगर पेशेंट्स होते हैं वो बेटर फेयर करते हैं, और जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा रिलेटिवली उसमें इश्यूज ज़्यादा होते हैं। एज, कॉज ऑफ डिजीज, आपने ट्रीटमेंट कितने नियमित रूप से लिया, आपने फिजियोथेरेपी कैसी की, आपने न्यूट्रिशन पे कितना ध्यान दिया, आप पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, मेडिसिन वगैरह खाएं कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को डिपेंड करते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको 20-20 साल हो गए हैं दुनिया में ऑपरेशन कराए हुए और वो ठीक हैं, और वो इतने नॉर्मल हैं कि वो पहाड़ों तक पे जाके माउंटेन क्लाइंबिंग तक कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे ऐसे भी केसेस हैं जहां बहुत जल्दी ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरा रेंज है जो डिपेंड करता है। एवरेज 90% एट 1 ईयर एंड अबाउट 60-65% एट 5 ईयर, ये सर्वाइवल फिगर्स होती है। लंग ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इसका कुछ भी एक जनरलाइजेशन कर पाना यह एक मुश्किल काम है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको बाकी सवालों को अच्छी तरह से सुनने और समझने की सलाह दूंगा, और इस सब के अंत में अगर आपका मन बना कि हाँ, यह लंग ट्रांसप्लांट आपके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है और आप इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सब सवालों के जवाबों को समझने और अंडरस्टैंड करने के बाद आप हमको जब ओपीडी में मिलेंगे तो हम इसको विस्तार से आपको पूरी इसकी जानकारी दे सकते हैं। जब आप अपना लंग ट्रांसप्लांट कहाँ कराएं, इस मेजर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और हमारे बाकी सभी सवालों पर आपने नजर डाली है, तो एक और सवाल महत्वपूर्ण आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ लोग कौन से हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं, वो टीम कौन सी है जो हमारी देखभाल करेगी। तो मैं आपको इसकी भी पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ। इसमें हमारे 4 या 5 मेन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, यूनिट समझ लीजिए उनको। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट है, जो हम लोगों का ये चेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट है जो इस प्रोसेस को करते हैं। उसके साथ में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट की एक टीम है जो हमारी मदद करती है। पल्मोनोलॉजी की टीम है जो अपना कार्य देखती है। एनेस्थीसिया की टीम है और क्रिटिकल केयर की टीम है। तो मैं आपको क्विकली सब लोगों से अवगत करा देता हूं। तो मैं अरविंद कुमार हूं और मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट में चेयरमैन हूं, और लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का भी मैं चेयरमैन का काम देखता हूं। हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर बिलाल बिन आसफ हैं, ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं। नेक्स्ट डॉक्टर सुखराम हैं जो कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। यह डॉक्टर मोहन वी पुले हैं, वो भी कंसल्टेंट हैं इस डिपार्टमेंट में। यह डॉक्टर सुमित हैं जो एसोसिएट कंसल्टेंट हैं, और ये डॉक्टर मनन पारिक हैं, ये भी एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। तो ये 7 लोगों की इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट की टीम है जो डिफरेंट टाइम्स पर आपकी केयर करेगी। ये डॉक्टर अनिल भान हैं जो कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। ये सर्जरी के दौरान हमारी टीम का हिस्सा होते हैं, और ये उनकी एसोसिएट कंसल्टेंट हैं डॉक्टर स्वर्णिका, जो भी पास्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। यह डॉक्टर विवेक सिंह हैं जो डायरेक्टर ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजी हैं। इनका मेजर रोल रहता है आपके शुरू में ओपीडी में इवैल्यूएशन से लेकर आपकी दवाओं की स्टेबलाइजेशन करने से लेकर के घर में केयर करने से लेकर ट्रांसप्लांट के दौरान से लेकर ट्रांसप्लांट के बाद तक की केयर, और खासकर से जो इम्यूनो सेपरेशन दिया जाता है, जो एंटी इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल ये सब होते हैं, ये सारा कार्य डॉक्टर विवेक सिंह करते हैं। तो यह डॉक्टर विवेक सिंह आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। यह डॉक्टर दीपक गोविल हैं। जब ऑपरेशन के बाद आपको क्रिटिकल केयर यानी आईसीयू में रखा जाता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी टीम है आईसीयू की, जिसके वाइस चेयरमैन डॉक्टर दीपक गोविल हैं। तो ये और इनकी टीम पूरी की पूरी वो आपकी देखभाल करती है आईसीयू में। और ये डॉक्टर संगीता खन्ना हैं। जब आपका ट्रांसप्लांट होगा तो उस समय एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया के समय डॉक्टर संगीता और इनकी भी एक बड़ी टीम है, ये मिल करके आपको एनेस्थीसिया वाला पार्ट
टेक केयर करते हैं। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी टीम है जो इसको अंजाम देती है। यह मिस चारू हैं जो हमारे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की नेशनल मैनेजर और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, और भिन्न भिन्न समय पर जो बहुत सारे टीपीएस से लेकर के और लॉजिस्टिक्स तक बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये एक्चुअली पूरे प्रोग्राम को बांध करके रखने वाली एक पर्सन है। ये मिस चारू हैं हमारे डिपार्टमेंट की मैनेजर। ये मिस नेहा हैं जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपके ओपीडी में आने से लेकर बाद तक के सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन का काम ये करती हैं। ये मिस दीपिका हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनका बहुत अहम रोल होता है। जब आपको ओपीडी में देखा जाता है उस समय से प्री ट्रांसप्लांट फिजियोथेरेपी करके आपकी कंडीशन इंप्रूव करना, सर्जरी के बाद, डिस्चार्ज के बाद फिजियोथेरेपी लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट की रिकवरी में बहुत अहम रोल प्ले करती है और ये सारा काम मिस दीपिका देखती हैं। तो यह हमारी पूरी की पूरी टीम है। ये तो हमने जो मुख्य लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई है। इसके अलावा दर्जनों लोग हैं डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करते हैं, और इन दर्जनों लोगों के कंबाइंड एफर्ट से ही ट्रांसप्लांट का जैसा जटिल ऑपरेशन संभव और सफल हो पाता है। तो ये पूरी की पूरी टीम आपकी सेवा में लगेगी।